भारत माता की जय। भारत माता की जय। सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। संडे के दिन आराम करने की बजाय आप सब लोग यहां आके बैठे हुए हैं, नहीं तो घर में आराम से टीवी देख रहे होते या सोशल मीडिया में थोड़ा फेसबुक देख रहे होते या रिलेटिव्स के साथ रहे होते। तो आपके कंफर्ट को मैंने क्या, यहाँ आके बैठे हुए हमारे आयोजक दोनों हमारे यदुवंशी भाई, आज तो संजोग भी बढ़िया हुआ कि दो यदुवंशियों के बीच में एक सुदामा को बैठा दिया। बात हो रही है एक देश एक विधान की। कई बार भाषाओं का जो अंतर है ना, और जो भाषाओं का ट्रांसलेशन, उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। चूंकि हमारे देश में हिंदी है, हिंदी में टोटल 52 कैरेक्टर होते हैं, इंग्लिश में केवल 26 कैरेक्टर होते हैं, जस्ट सबसे डबल हो गया। तो कैरेक्टर में तो 1:2 का रेशियो है, लेकिन 26 लेटर्स के आप कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनाओगे तो अगर 1 करोड़ वर्ड बनेंगे तो 52 लेटर्स के कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनाओगे आप तो कम से कम 10 करोड़ शब्द बनेंगे। समस्या यह हो रही है कि जो हम भारत की संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, भारतीय ज्ञान विज्ञान जो हिंदी और संस्कृत में बोली जाती है, उसको जब हम विदेशी भाषाओं में ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि विदेशी भाषाओं में शब्द बड़े कम हैं, पूरे शब्द नहीं हैं, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है, धर्म के लिए अरबी में भी कोई शब्द नहीं है, तो हमने क्या कह दिया कि धर्म का मतलब रिलीजन, धर्म का मतलब मजहब। नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म बिल्कुल अलग है। रिलीजन और मजहब तो मिलते जुलते हैं, लेकिन धर्म, रिलीजन, मजहब तीनों एक है? नहीं, गलत है। ऐसे ही ये मेरे हाथ में भारत का संविधान है। संविधान का अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है। हमने क्या किया, मिलता जुलता कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया। एक्चुअल में संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है। संविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए एक समान हो, उसको क्या कहते हैं? संविधान। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है विधान। यह डिफरेंस है। हमारे देश में कहते हैं गृहिणी, और बहुत बड़ी मात्रा में यहां गृहिणी बैठी हुई है, जिसका पूरा गृह का मतलब घर, जिसका पूरा का पूरा घर ऋणी हो, मतलब पिताजी भी ऋणी, भाई भी ऋणी, बहन भी ऋणी, पत्नी भी ऋणी, बेटा भी ऋणी, जिसका पूरा का पूरा घर ऋणी हो, उसको कहते हैं गृहिणी। मुझे अंग्रेजी में कोई शब्द बताइए जरा, गृहिणी का सिनोनियम कोई बताइए, कोई एक शब्द बताइए जिससे गृहिणी का भावार्थ निकलता हो। ऐसा कोई अंग्रेजी में शब्द बताइए, उर्दू में शब्द बताइए, अरबी में बताइए, जिसका यह मतलब हो कि हां पूरा पूरा फैमिली जिसका ऋणी हो। आपको पूरा एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा गृहिणी को डिफाइन करने के लिए, तब भी बड़े मुश्किल से निकल के आएगा। तो समस्या यह है, अब चूंकि हम लगातार गुलाम थे, 500 साल पहले अरबी और उर्दू भाषा के गुलाम थे, बाद में 200 साल हम अंग्रेजी भाषा के गुलाम हो गए, तो 700 साल हम विदेशी भाषाओं के गुलाम रहे, और ऐसे गुलाम हुए कि हमें अपनी चीजों से ही नफरत होना शुरू हो गई। विदेशी चीजें भले ही अच्छी थी, बुरी थी, गंदी थी, जैसी, उसे कोई मतलब नहीं था। हमारा अच्छा होना भी हमने उसको नकार दिया, और जो विदेश का कूड़ा कबाड़ा था उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। उदाहरण के लिए, योग आयुर्वेदा कहता है कि बॉडी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, माइंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सबसे ज्यादा बॉडी फ्लेक्सिबल होती है सूर्य नमस्कार करने से, और सबसे ज्यादा बॉडी रिजिड होती है जिम में जाने से। आप जिम में जाते हैं तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होती, रिजिड होती है। इधर से थोड़ा ऐसे उठ जाएगी, इधर थोड़ा ऐसे उठ जाएगी, इधर थोड़ा ऐसे उठ जाएगी, इधर से ऐसे उठ जाएगी, ऐसे उठ जाएगी। फ्लेक्सिबल नहीं होती है, रिजिड होती है। और कुछ दिन के बाद, चूंकि जिम में पूरा एसी भी लगा होता है, मैं जिम की बुराई नहीं कर रहा हूं,
मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, इसको दूसरे शब्दों में मतलब हमारी भावनाओं को समझने की कोशिश करिए आप। जिम में सूर्य की रोशनी भी नहीं आ रही है, एसी भी लगा हुआ है, अंदर भी वही वाली हवा सर्कुलेट हो रही है, फ्रेश एयर भी नहीं आ रही है। लेकिन चूंकि विदेशों में जिम का कॉन्सेप्ट था तो हमने अडॉप्ट किया। अब हमें लगता है सूर्य नमस्कार करना ये तो कोई गांव का आदमी है तो ये बेकार आदमी, बहुत पिछड़ापन है ये तो। अरे बगीचे में खड़े होकर सूर्य भगवान के सामने सूर्य नमस्कार करो, बॉडी भी फ्लेक्सिबल, अच्छी हवा, विटामिन डी की कमी नहीं, कैल्शियम की कमी नहीं, मिनरल्स की कमी नहीं, सब बढ़िया बढ़िया। तो ऐसे हुआ संविधान और भारतीय परंपरा के साथ। भारत की पूरी दुनिया में महिलाओं के प्रति 3 कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट है भारत का कॉन्सेप्ट। भारत का कॉन्सेप्ट है नारी तू नारायणी। अब नारी तू नारायणी का एक मुझे आप मिलता जुलता वाक्य अंग्रेजी में बताइए, उर्दू में बताइए, फारसी में बताइए। नारी तू नारायणी जिस कॉन्सेप्ट को बता रहा है, गृहिणी से जो भावना निकल के आ रही है, ऐसा मुझे अंग्रेजी उर्दू फारसी में बताइए, है ही नहीं। तो एक महिलाओं के प्रति एक कॉन्सेप्ट है भारत का कॉन्सेप्ट नारी तू नारायणी और गृहिणी। दूसरा कॉन्सेप्ट है अमेरिका का कॉन्सेप्ट, जहां पे महिला पुरुष एक समान है। हमारे यहां समान नहीं है, हमारे यहां ऊपर है, अमेरिका में समान। एक तीसरा कॉन्सेप्ट अरब का भी है कि महिला पुरुष समान नहीं है, महिला की बुद्धि कम होती है, महिला शारीरिक रूप से भी कमजोर है। और चूंकि आप सब लोग सभ्य लोग हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन समान नहीं है। बड़े मुश्किल से आप जाके अरब में उनको कार चलाने की छूट मिली है, मतलब इतना भी उनको विश्वास नहीं है कि महिलाएं कार चला सकती है। तो ये 3 सोच है, एक भारतीय सोच नारी तू नारायणी, दूसरी अमेरिकन सोच जेंडर जस्टिस जेंडर इक्वलिटी, चौथी अरब की सोच महिलाएं नहीं, वो घर में रहें, बस खाना बनाएं, खिलाएं पिलाएं, बच्चा पैदा करें, ये कॉन्सेप्ट। तीसरा वाला तो नहीं हो सकता। अब हम फर्स्ट और सेकंड में हम घूम रहे हैं। भारत न वेद से चल रहा है, न पुराण से, न बाइबल से, न कुरान से। भारत किससे चल रहा है? जोर से बोलिए। भारत किससे चल रहा है? और संविधान का मतलब समान विधान। और इस बात को हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के प्रीएम्बल में 6 शब्द डाल दिए। पहला डाला इक्वलिटी, कि सब समान है, सारे लोग, सभी भारतीय एक समान, हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई आदिवासी दलित सब एक समान, और महिला पुरुष भी एक समान। इसलिए 1 वोट का कॉन्सेप्ट है इक्वल वोट। ऐसा नहीं है कि हिंदू की वोट एक वोट का ज्यादा पावर, मतलब उसकी वैल्यू है और किसी और की नहीं। वन पर्सन 1 वोट का कॉन्सेप्ट यहां से आया कि सब एक समान है, वो महिला हो पुरुष कुछ भी हो। दूसरा बोला जस्टिस। जस्टिस में उन्होंने कहा 3 जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल जस्टिस। चौथा क्या कहा? फ्रेटर्निटी, भाईचारा। चौथा शब्द आया लिबर्टी, पांचवा आया यूनिटी, छठवां आया इंटीग्रिटी। तो टोटल 6 शब्द हैं प्रीएम्बल में, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। कोई भी पंथ, कोई भी जीवन शैली, चूंकि भारत संविधान से चल रहा है, कोई भी फेथ इन जो 6 शब्दों को नहीं मानता उसको भारत में कोई स्थान नहीं है। जो इक्वलिटी को नहीं मानता वो भारत के संविधान का दुश्मन है। जो जस्टिस को नहीं मानता वो भारत के संविधान का दुश्मन है। जो फ्रेटर्निटी को नहीं मानता वो भारत के संविधान का ही दुश्मन है। जो लिबर्टी को नहीं मानता वो भी संविधान का दुश्मन है। जो यूनिटी इंटीग्रिटी को नहीं मानता वो भी दुश्मन है। तो कहने का मतलब भारत के संविधान निर्माताओं ने जो हमारा एक शब्द था वसुधैव कुटुंबकम, एक शब्द है ना वसुधैव कुटुंबकम, उसको 6 शब्दों में अलग अलग करके प्रीएम्बल में डाल दिया। इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को आप क्लब कर दीजिए तो एक शब्द बनेगा वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम को डिफाइन करने के लिए 6 शब्द चाहिए अंग्रेजी में। वसुधैव कुटुंबकम को एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम 3 घंटे चाहिए। इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी को। संविधान का
आर्टिकल 14 कहता है सब लोग एक समान हैं। 15 कहता है जाति धर्म भाषा क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16 कहता है सबको समान अवसर मिलेगा। 19 कहता है सबको अपना धंधा व्यापार करने का अधिकार है। 21 कहता है कि सबको सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। 25 कहता है सबको धार्मिक स्वतंत्रता है। 29 कहता है सबको अपने अपने कल्चर को भी फॉलो करने का अधिकार है। अब प्रश्न ये हो रहा है जो घूम रहा है, यूसीसी क्या है वो तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी ने यूसीसी के बारे में बोला है, पिछले एक हफ्ते की डिबेट में ऐसे ऐसे लॉजिक आ रही है अप्रत्याशित, मतलब कुतर्क ये सीमा तक हो सकता है। ये पिछले एक हफ्ते में हमको भी समझ में आया, इतना बड़ा कुतर्क हो सकता है। एक बोले जी डिबेट में ऐसा है जी फिर तो हम सबका कपड़ा एक जैसा हो जाएगा। मैंने कहा भाई ये यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं है। एक सज्जन बोले भाई साहब फिर तो हमको भी जो है मंदिर में आना पड़ेगा। हम कहा ये यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड नहीं है। एक बोले फिर तो सबको हिंदी बोलनी पड़ेगी। हमने कहा यूनिफॉर्म लैंग्वेज कोड नहीं है। एक बोले वो ट्राइबल के कस्टम का क्या होगा, उनका कस्टम अलग है। हम कहा यूनिफॉर्म कस्टम कोड भी नहीं है। अरे बोले जी हमारी तो जो है हमारा ट्रेडिशन अलग है, आपका अलग है। हमने कहा ये यूनिफॉर्म ट्रेडिशन कोड भी नहीं है। ये तो थे विरोधी लोग। समर्थक इसको लेके ज्यादा उत्साहित। बोला अच्छा यूसीसी आएगा तो पूरे हरियाणा में भी महाराष्ट्र में भी पुलिस बुलडोजर ले घूमना शुरू कर देगी क्या? हमने कहा ये यूनिफॉर्म पुलिस कोड नहीं है। एक सज्जन बोले चाहिए बताओ भाई साहब मुकदमा जल्दी जल्दी शुरू हो जाएगा क्या, मतलब फटाफट निपटारा शुरू हो जाएगा क्या? गुड़गांव मिलेनियम सिटी बन गया, आपकी कोर्ट मिलेनियम बनी क्या? बनी? हमने कहा ये यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड भी नहीं है। तो ऐसे ही इसके बारे में अलग अलग तरीके से ये एक तरीके से पॉलिटिकल फुटबॉल हो गया। क्योंकि संविधान में है ये बात लोगों को नहीं पता। बीजेपी के मैनिफेस्टो में सबको पता। 23 नवंबर 1948 को पूरी लंबी चर्चा के बाद ये संविधान में हमारे शामिल हो गया। ये लोगों को कम पता। हां बीजेपी के मैनिफेस्टो में बोला है, पीएम ने बोला ही ज्यादा पता। अब पीएम ने बोला तो पीएम के चाहने वाले समर्थन कर रहे हैं और पीएम के विरोधी विरोध कर रहे हैं। चाहने वाले विरोधी ये एक तरीके से ये पॉलिटिकल फुटबॉल हो गया है। मैं फिर से कह रहा हूं ये। हां एक और हमारे सबसे बड़े कलाकार बैरिस्टर साहब ओवैसी साहब बोले अच्छा बताओ टैक्स का क्या होगा, एचयूएफ का क्या होगा? मैंने कहा ये यूनिफॉर्म टैक्स कोड नहीं है भाई। नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों में टैक्स लगता ही नहीं। किसानों को भी टैक्स से छूट मिली हुई है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग उसके हिसाब से छूट मिली हुई है। बहुत सारे सेगमेंट को छूट मिली है। तो हमने कहा यूनिफॉर्म टैक्स कोड थोड़ी है। हां आप मांग करो हम आपका समर्थन करेंगे। एक देश एक टैक्स कोड भी होना चाहिए। आप मांगो हम समर्थन करते हैं। लेकिन ये नहीं है, ये सिंपल सा यूनिफॉर्म सिविल कोड है। क्या है ये यूनिफॉर्म? तो इसमें केवल और केवल सिविल इशू ही शामिल किया जाएगा, दूसरा कुछ नहीं शामिल किया जाएगा। और दुनिया के कम से कम 20 देशों में ऑलरेडी चल रहा है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम कोई नई मिसाइल बनाने वाले हैं जो कहीं है नहीं। अरे अमेरिका में है, रूस में है, चाइना में है, सिंगापुर में है, जापान में है, फ्रांस में है। अभी जो जल रहा है फ्रांस वहां भी है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपके ट्रेडिशन को इंटरफेयर करेगी, आपके फेथ को इंटरफेयर करेगी, आपके रिलीजन को इंटरफेयर करेगी, आपके ड्रेस को इंटरफेयर करेगी, आपके कस्टम को इंटरफेयर करेगी, आपके ट्रेडिशन को कुछ नहीं करेगी। सिंपल सा इसमें 10 चीजें होंगी, केवल 10 चीजें होंगी। क्या? सबसे पहले तो शादी विवाह की उम्र एक समान हो जाएगी। मिनिमम एज ऑफ मैरिज एक समान हो जाएगी। आज की डेट में वो अलग अलग चल रही है। और अलग अलग चल कैसे रही है जरा इसको भी आप समझिए। अंग्रेजों ने इस देश को डिवाइड करने के लिए पर्सनल लॉ बनाया। सबसे पहले उन्होंने क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बनाया, फिर पारसी मैरिज एक्ट बनाया। जाते जाते 1930 में जब ऐसा उनको लगा कि अब तो हम यहां से हमें छोड़ के भागना पड़ेगा,
तो 1937 में उन्होंने शरीयत एक्ट भी बना दिया। केवल हिंदुओं का छोड़ के बाकी 3 कम्युनिटीज का अंग्रेज यहां से पर्सनल लॉ बना के चले गए। तो जब संविधान सभा में चर्चा हुई 1948 में, तो सबकी एक राय यह थी कि सारे अंग्रेजी कानून खत्म कर दिए जाए और देश में 1 नेशन 1 सिविल लॉ लागू किया जाए। और जो आज की डेट में आर्टिकल 44 है, इनफैक्ट ये ओरिजिनली आर्टिकल 35 था। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, पहले ये फंडामेंटल राइट था। फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल का अंतर केवल इतना होता है कि फंडामेंटल राइट को अगर सरकार न भी इंप्लीमेंट करे तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पीआईएल, अगर कोई पीआईएल फाइल हो जाएगी तो उसको इंप्लीमेंट करा देगी। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में अगर आ गया तो उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इंप्लीमेंट नहीं करा सकते, केवल सलाह दे सकते हैं, कह सकते हैं सरकार को आप करो, लेकिन यह ड्यूटी सरकार की है उसको लागू करना। इसलिए जब इसको आर्टिकल 35 से आर्टिकल 44 की तरफ ले गए, रीनंबर किया, तो आर्टिकल 37 में हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नेवरथलेस फंडामेंटल। मतलब एक पहले बकायदा हेडिंग डाल दिया कि मैं इसको शिफ्ट तो कर रहा हूं, लेकिन यह मत समझना कि ये फंडामेंटल राइट से कम है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ नेवरथलेस फंडामेंटल, कोई भी आप लोग गूगल करिएगा आर्टिकल 37, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। यह लिख दिया ये इन्फोर्स नहीं हो सकती कोर्ट के जरिए, लेकिन नेवरथलेस फंडामेंटल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 वर्ब यूज होती है, मे, विल, शैल। मे का मतलब कर लेना भाई, विल का मतलब आपको करना चाहिए, और शैल का मतलब आपको करना ही करना है। आर्टिकल 44 में शैल यूज हुआ है, स्टेट शैल। यह स्टेट की ड्यूटी है कि वो लागू करे। और उस समय 1948 में 23 नवंबर को जब ये आया, उस समय संविधान निर्माताओं ने कहा कि हमें बहुत जल्दी से इसको इंप्लीमेंट करना है। आजाद हो चुके हैं, हमें जल्दी से जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन को बना के अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू करना है। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम फटाफट सारे रूल भी फ्रेम कर दें, इसलिए हम इसको आर्टिकल 44 बना रहे हैं। स्टेट शैल, ये सरकार की ड्यूटी है, जो पहली सरकार बनने वाली है ये इसको इंप्लीमेंट कर देगी। तो कायदे से ये ड्यूटी नेहरू जी की थी कि सरकार बनाने के बाद पारसी मैरिज एक्ट खत्म करते, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट खत्म करते, 1937 का शरीयत एक्ट खत्म करते और आर्टिकल 44 को लागू करते। लेकिन कहते नहीं, जो होनी को हो, विधि का विधान कौन टाल सकता है। उसके बाद से 14 और लोग प्रधानमंत्री बन गए। मोदी जी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। अब तक टोटल मोदी जी से पहले 14 लोग प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। मोदी जी ने इस पे ध्यान दिया, उन्होंने लॉ कमीशन को बोला इस पे काम करो। लॉ कमीशन आप सबसे ओपिनियन ले रहा है, मैं भी अपना सुझाव दे आया, जिनको जिनको देना है दें। और अब एक इसकी दिशा में आगे कदम बढ़ रहा है।